आज हम पढ़ेंगे ISA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अपनी प्रीवियस स्टडीज में भी आप इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट या सब्सिक्वेंट इवेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा अकाउंटिंग में ये टॉपिक बड़ी तफसील से हम पढ़ते हैं। व्हाट आर सब्सिक्वेंट इवेंट्स? सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जैसे कि इनके नाम से ही जाहिर है, और ये दो तरह के होते हैं, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट्स वो होते हैं विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ द कंडीशंस विच एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, और नॉन एडजस्टिंग which are indicative of the conditions which arose subsequent to the balance sheet date। ये कंडीशन क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज इस सारी डेफिनेशन में कंडीशन का है। कंडीशन को मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूं। इन्वेंट्री के गुड या बैड होना, एक या डैमेज्ड होना, ऑब्सोलीट होना, ये एक कंडीशन की बात हो रही है। डेटर्स का गुड या डाउटफुल होना भी उनकी कंडीशन को ही जाहिर करता है। हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बैलेंस शीट डेट की कंडीशन के मुताबिक लेते हैं। बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करने वाली कुछ कंडीशंस तो बैलेंस शीट डेट को ही फिजिकल इंस्पेक्शन के जरिए मालूम की जा सकती है, जैसे कि इन्वेंट्री का डैमेज्ड होना बैलेंस शीट डेट को ही डिटर्मिनेबल है बाय मेयर फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ दोज इन्वेंट्रीज। लेकिन कोई डेट बैलेंस शीट डेट को गुड है या डाउटफुल है, शायद ये हम बैलेंस शीट डेट को डिटरमिन ना कर पाए। इसके लिए हम बैलेंस शीट डेट के बाद अक्कर होने वाले इवेंट्स को भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक डेटर बैलेंस शीट डेट तक ओवरड्यू हो चुका है, पैसे वसूल करने में हमें दिक्कत हो रही है उससे, तो हम देखते हैं कि बैलेंस शीट डेट के बाद इसकी पोजीशन क्या हुई। अगर वो कस्टमर बैलेंस शीट डेट के बाद हमें पैसे दे दे तो हम उसको गुड कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट डेट के बाद इंसॉल्वेंट हो जाए तो यहां पर यह सवाल पैदा होगा कि अब इसको करंट बैलेंस शीट में हमें गुड कंसिडर करना चाहिए या डाउटफुल। करंट ईयर क्या होता है? आपको याद दिला दूं कि करंट ईयर अकाउंटिंग में हम उस साल को कहते हैं जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लिहाजा अगर बैलेंस शीट डेट के बाद एक डेटर डाउटफुल हो जाता है तो इट वुड बी वेरी पर्टिनेंट टू सी whether any condition existed on the balance sheet date of its being doubtful। ये कंडीशन मेरी इस मिसाल में उसका ओवरड्यू होना है, लेकिन ओवरड्यू होना तो कोई ऐसी पक्की बात नहीं है कि इफ एनी डेट बिकम्स ओवरड्यू देन वी वुड से दैट इट इज डाउटफुल ऑफ रिकवरी। वी ऑल नो दैट सेवरल डेटर्स पे इवन आफ्टर दे बिकम ओवरड्यू। For example, at times we also miss out our electricity bill on the due date, और उसके बाद फिर ये नहीं होता कि हम बिजली कटवा लें, बल्कि हम अरियर्स के साथ अपने पिछले पैसे अपने करंट बिल को पे कर देते हैं। सो ओवरड्यू होना डाउटफुल होने की कोई पक्की निशानी नहीं है, इसलिए सब्सिक्वेंट इवेंट से हम मदद लेते हैं ये डिटरमिन करने में कि क्या कोई फर्दर एविडेंस हमें मिल रही है जो उस कंडीशन के बारे में फर्दर एविडेंस प्रोवाइड कर दे जो बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करती थी। ओवरड्यू होना एक एविडेंस है किसी डेट के डाउटफुल होने की, लेकिन अगर वो सब्सिक्वेंटली इंसॉल्वेंट हो जाता है तो अब हमें इस बात की फर्दर एविडेंस मिल गई कि ये डेट वाकई बैलेंस शीट डेट को डाउटफुल ऑफ रिकवरी था एंड वी शुड मेक अ प्रोविजन इन करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इन आवर एग्जांपल, subsequent insolvency of the customer is an adjusting event. However, it is also possible that a customer
who is paying good may become insolvent subsequent to the balance sheet date due to maybe a loss due to earthquake or a loss due to fire. In that situation, we have to decide whether we are to account for the effect of his insolvency in the current year or it should be taken to subsequent year, the loss arising due to his insolvency. Accounting standards tell us that in this situation, the event is non-adjusting because on the balance sheet date, no condition existed which indicated that this debt is doubtful of recovery. Therefore, we should merely disclose this event in the financial statements of the current year. So, the two events, adjusting and non-adjusting. That IAS, I am referring to IAS 10. IAS 10 requires that directors should ensure that all subsequent events are either accounted for or disclosed in the financial statements according to their respective natures. And directors are responsible for doing that up to the date of approval of financial statements. Up to the date financial statements are authorized for issue. So, director's responsibility vis-a-vis subsequent events is before us. This standard which we are at present discussing, ISA 560, requires that auditor is also responsible for the subsequent events. What is an auditor's responsibility vis-a-vis subsequent events? His responsibility is to ensure that all subsequent events are properly dealt with in the financial statements. That is, if an event is adjusting, its effect has been properly accounted for. But if it is not adjusting, it is non-adjusting, then its effect is adequately disclosed in the financial statements. Up to what date auditor is responsible for such events? Yes, up to the date of auditor's report. This point we have discussed in ISA 700 as well. But this standard has been specifically written for this very purpose. So, auditor's responsibility for the subsequent events is up to the date of his report. That is, he has to ensure that all events, all subsequent events occurring up to the date of his report are properly dealt with in the financial statements by the directors. इसके लिए इस स्टैंडर्ड ने हमें गाइडेंस प्रोवाइड की है कि हम एज ऑडिटर्स किस तरह इसको इंश्योर करेंगे। इसमें जो सबसे मुश्किल काम है वो इन सब्सिक्वेंट इवेंट्स की आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद उनको अकाउंट फॉर करना चाहिए या डिस्क्लोज करना चाहिए। ये तो एक अकाउंटेंट्स नॉलेज का सवाल है, ऑडिटिंग का सवाल शायद नहीं है। हमारी दिक्कत को एक मरतबा फिर आप सामने रख लीजिए कि हम जब करंट ईयर का ऑडिट कर रहे हैं तो हमारा सारा फोकस करंट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर है। सब्सिक्वेंट पीरियड की इंफॉर्मेशन को तो हम जरूरतन रेफर करते हैं, जहां हमें उसको देखने की जरूरत नहीं होती हम उसे नहीं देखते। सो अब इस दिक्कत को सामने रखते हुए हम स्टैंडर्ड की गाइडेंस को समझते हैं। स्टैंडर्ड कहता है कि आप बहुत से काम तो ऑलरेडी कर रहे हैं जिसमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपकी नजरों के सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल, while verifying the debtors, you looked into subsequent realization of those debts. So subsequent realization means looking at subsequent events. While verifying creditors, you also verified subsequent payments, and again you looked at subsequent events. In inventory, estimate of NRV was generated or verified from data of sales of subsequent
events. In contingent liabilities, you verified subsequent position of those liabilities to ensure that to ascertain whether those require adjustment or disclosure in the financial statements. So a lot of work has already been done on subsequent events as part of our routine audit procedures. But in addition to that, you would ask your client what controls do they have on identification of such events and on proper accounting treatment of those events. Whatever controls they tell you, whatever procedures they have applied, we'll verify those procedures, but we'll not confine ourselves to mere reliance on internal control. इसलिए उन्होंने कहा कि जी आप और भी कुछ कीजिए, मसलन आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स को पढ़िए, उसमें हो सकता है कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स पता चल जाएं आपको, मिसाल के तौर पर डिविडेंड का डिसीजन। आप जनरल मीटिंग के मिनट्स को पढ़िए, हो सकता है उसमें भी कुछ आपको इवेंट्स पता चलें, लाइक एक्विजिशन ऑफ ए सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई इंपॉर्टेंट कमेटी है तो उसकी मीटिंग के मिनट्स को भी पढ़ लीजिए। आपने जो बैंक कॉन्फर्मेशन ली है उसमें भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जिक्र है, आपने जो लीगल एडवाइजर से कॉन्फर्मेशन ली है उसमें भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जिक्र है। इसके अलावा आप सब्सिक्वेंट पीरियड की इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखिए, उसमें भी आपको कई एडजस्टमेंट्स नजर आएंगी। सो इस तरह से उन्होंने चंद प्रोसीजर्स हमें बताए जिनके जरिए हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई जब हम कर लेते हैं तो फिर हमने ये देखना होगा कि वेदर दोज इवेंट्स आर एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। इफ इवेंट्स are adjusting, then we are to ensure that those events have been properly accounted for in the financial statements. But if those are non-adjusting, then we have to see whether or not adequate disclosure has been given in the financial statements. So subsequent events पर guidance बुनियादी तौर पर तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद इस स्टैंडर्ड में दो सिचुएशंस को आइडेंटिफाई किया गया है और उन पर गाइडेंस फ्राहम की गई है। सबसे पहली सिचुएशन वो है जिसमें वो कहते हैं दैट डिस्कवरी ऑफ ए फैक्ट टेक्स प्लेस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। फिर सुन लीजिए, डिस्कवरी ऑफ ए फैक्ट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। सबसे पहले एक पॉइंट हमने समझना होगा, एक बुनियादी मसला, क्या डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद भी ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी है कि वो कंटिन्यूइंग बेसिस पर इंक्वायर करता रहे एज टू वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैज टेकन प्लेस which requires some treatment in the financial statements? Standard says no. You don't have any responsibility to make continuous inquiry about subsequent events. However, it is management's responsibility to inform you of any such events if those take place. Therefore, if you become aware of any such event, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? यहां पर स्टैंडर्ड की गाइडेंस को समझने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल प्रोसेस को समझना होगा। वो अप्रूवल प्रोसेस आपके सामने एक स्लाइड की शक्ल में मैं पेश कर रहा हूं। पहला काम जो हम करते हैं वो ऑडिट की कंप्लीशन है। वंस वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑडिट, देन द नेक्स्ट थिंग इज वी वुड इशू एन इनिशियल रिपोर्ट। इनिशियल रिपोर्ट जब हमारी मैनेजमेंट के पास पहुंच जाएगी तो दे विल कॉल अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाई? टू गेट अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल के बाद हमें हमारी रिपोर्ट दोबारा भेजी जाएगी अलॉन्ग विद अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि हम अपनी रिपोर्ट पर साइन कर दें। अब आपको इनिशियल रिपोर्ट और साइन रिपोर्ट का फर्क पता चल गया होगा। इनिशियल रिपोर्ट वो होती है जिस पर ऑडिटर के मुख्तसर दस्तखत होते हैं। जाहिर है कि वो लीगली वैलिड सिग्नेचर्स